नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आपको जैसा पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कवि क्लासेस के द्वारा कराई जा रही है प्रतिदिन। तो आज हम लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं वो जीके जीएस का टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट आधारित है किताब और उनके लेखक पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी दिया है नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर सी है नागार्जुन और ऑप्शन नंबर डी है वात्स्यायन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तथ्यों के बारे में तो यह पुस्तक जो है वो भारतीय जनमानस और परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं, यानी कि जो पुरानी कथाएं कही गई थी उनका एक संग्रह कह सकते हैं। ठीक है, क्या है? यह एक संग्रह है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हितोपदेश नामक पुस्तक है उसके लेखक नारायण पंडित हैं, लेकिन इस पुस्तक के अंतिम पद्यों पर, क्योंकि सभी को नहीं पता था कि यह पुस्तक कौन लिखा है, लेकिन जो यह पुस्तक है इसका जो अंतिम यानी लास्ट का पेज जो है, ठीक है, इसके लास्ट के पेज पर एक कह सकते हैं कि उसके रचयिता का नाम लिखा हुआ है और रचयिता का पूरा नाम भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ नारायण लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? नारायण। और इसी के आधार पर यह माना जाता है कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है, तो आपके नारायण पंडित हैं। अगर हम बात करें कि इस पुस्तक का जो लेखन यानी कि कब हुआ था और इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इस हितोपदेश जो पुस्तक है इसमें लगभग हम कह सकते हैं कि 41 कथाएं हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर? 41 कथाएं हैं और इसके अलावा कथाओं के अलावा नीति विषयक पद्य भी हैं और नीति विषयक पद्य की संख्या अगर बात की जाए तो 679 नीति विषयक पद्य इसमें है। तो ये सारी चीजें थी इस पुस्तक के बारे में। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि शाहनामा यानी कि शाहनामा जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? उत्वी है, फिरदौसी है, अलबरूनी है या फिर बर्नी है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम फिर यहाँ पे बात करें शाहनामा के बारे में तो जो शाहनामा है इसका जो ये मतलब लिखने वाली भाषा है वो भाषा आपकी फारसी है। क्या है भाषा आपकी? फारसी भाषा है। और फारसी जो भाषा है, अगर हम बात करें जो फारसी भाषा है इसके अलावा ये किस पर बेस्ड है, यानी कि इस रचना जो किया गया था शाहनामा का किसके आधार पर किया गया था, तो यह जो इसका आधार था ईरान पर अरबी फतह। ठीक है, ईरान एक देश है जैसा आपको पता है और ईरान पर जीता गया यानी जब जीत गया लिया गया इसको फतह कर लिया गया तो उसके पूर्व के जो भी शासक थे उनके चरित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो और ये जीता कब गया था? तो 636 ईस्वी में ये जीता गया था। क्या जीता गया था? ईरान को जीता गया था। तो इसी के बारे में यह सब लिखा गया और कौन लिखा है? तो फिरदौसी लिखे हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम या फिर मुद्रा राक्षस। तो देखिए यहाँ पे 3 ऐसे जो रचना है वह कालिदास ने किया है, लेकिन एक जो है वह कालिदास ने नहीं किया है, तो वह है आपकी मुद्रा राक्षस। यानी मुद्रा राक्षस का जो रचना है वह कालिदास ने नहीं किया है, बल्कि किसने किया है? तो इस रचना है यह विशाख दत्त ने किया है। किसने किया है? तो विशाख दत्त ने किया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर यहाँ कह सकते हैं कि रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, इनकी जो रचना है वह कालिदास ने की है, लेकिन मुद्रा राक्षस की जो रचना है वह विशाख दत्त ने किया है। और जो मुद्रा राक्षस है वह संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि थे, नारद मुनि थे, झंडू मुनि थे या फिर व्यास मुनि थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए भरत मुनि यहाँ पे सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भरत मुनि इसके क्या है? नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। और अगर हम बात करें नाट्य शास्त्र के बारे में तो जो नाट्य शास्त्र है वह नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, जो नाट्य शास्त्र है वह भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? सबसे पुराना ग्रंथ है। अब आगे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ कि जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। कौन सी ग्रंथ है? पद्मावत है, गीत गोविंद है, नीति शतक है या फिर लीलावती है।
तो हम बात करें अगर यहाँ पर जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में, तो जयदेव द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वह गीत गोविंद है। क्या है आपकी? गीत गोविंद है। और गीत गोविंद में जो पुस्तक है गीत गोविंद, उसमें क्या चीज के बारे में बताया गया? तो यहाँ पर श्री कृष्ण और, ठीक है, और जो गोपियां हैं, गोपियों के बीच में जो भी चीजें हुई थी उनके बारे में दर्शाया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण और गोपियों की जो रासलीला थी उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो जयदेव जो थे वह बंगाल के सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। ठीक है, किसके थे? तो जयदेव जो थे वह बंगाल का जो सेन वंश था, ठीक है, कौन सा वंश था आपका? सेन वंश। और सेन वंश का अंतिम नरेश था आपका लक्ष्मण सेन। कौन सा था? लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन के ये क्या थे? आश्रित महाकवि, यानी उनके कवियों, यानी जो उनका महल था उस महल में ये एक तरह से राजकवि के रूप में जाने जाते थे, यानी वह रहते थे। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा था? जबुन्निसा, रोशन आरा और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है गुलबदन बेगम। तो इन चारों में सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुलबदन बेगम ने ये आपका कह सकते हैं कि हुमायूंनामा लिखा था। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो देखिए गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की क्या थी? यहाँ पर बेटी थी। क्या थी ये? बाबर, जो कि आप कह सकते हैं कि सल्तनत काल जो था उसका संस्थापक विश्व माना जाता है। तो बाबर की ये क्या थी? बेटी थी। अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने सौतेले भाई जो बाबर की बेटी थी ये गुलबदन बेगम, इनके सौतेले भाई जो थे हुमायूं के जीवन चरित्र को इन्होंने हुमायूंनामा में लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है वो कालिदास की है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किरातार्जुनीयम, 10 कुमार चरितम, मृच्छकटिकम या फिर मालविकाग्निमित्रम। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालविकाग्निमित्रम जो है वह कालिदास की कृति है। और यह जो लिखा गया है एक नाटक है। मालविकाग्निमित्रम जो है वह एक नाटक है और यह नाटक जो लिखा गया है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया आपका? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगर हम बात करें मालविकाग्निमित्रम की, तो यह जो नाटक लिखा गया है यह एक प्रेम पर आधारित है। और ये किसके प्रेम के पर आधारित है? तो मालव देश, ठीक है, मालव देश जो था उसके राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। यानी विस्तार पूर्वक इसको एक्सप्लेन करके बताया गया है कि जो विदिशा के राजा थे अग्निमित्र और मालविका, यानी जो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी को इसमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है। और आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रामायण देखते होंगे, तो ये उसी से संबंधित है। पहले ऑप्शन बता देते हूं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया भवभूति, कालिदास, ताराशंकर और शूद्रक। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कालिदास। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य के जो रचनाकार है वो कालिदास है। अब हम बात करते हैं रघुवंश की। तो रघुवंश जो है ये एक संस्कृत महाकाव्य। किस प्रकार का काव्य है? तो यह एक संस्कृत महाकाव्य है। कौन सा काव्य ये? यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य जो है वह एक संस्कृत महाकाव्य। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें कि संस्कृत महाकाव्य के अलावा इसमें और क्या खासियत थी, तो इसमें कुल 19 सर्गों में, कितने? 19 सर्गों में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? कि रघुकुल में उत्पन्न हुए कुल 29 राजपूत राजाओं के 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए बताया गया इसमें, यानी इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया। और कितने सर्गों का प्रयोग किया गया है? तो 19 सर्गों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? जो सभी को पता है, फिर भी ऑप्शन बता दे रहे हैं, चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त और मेगास्थनीज। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाणक्य जो है वह अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वह इकोनॉमिक्स पर आधारित नहीं है बल्कि राजनीति पर आधारित है। किस पर आधारित है आपकी? तो यह राजनीति पर आधारित है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? हरिशचंद्र थे, बाणभट्ट थे, अमर सिंह थे या फिर कालिदास थे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बाणभट्ट जो थे हर्षचरित के लेखक थे।
प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पतंजलि की है, पाणिनि की है, कौटिल्य की है या फिर भारद्वाज की है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाणिनि की है। अगर हम बात करें अष्टाध्याय की, तो अष्टाध्याय का अर्थ जो होता है 8 अध्यायों वाला, 8 अध्यायों वाला, मतलब 8 पाठों वाला, ठीक है, तो अध्यायों वाला। अब बात करते हैं कि 8 अध्यायों वाली यह इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 400 सूत्रों का प्रयोग किया गया है। कितने सूत्रों का? तो 400 सूत्रों का प्रयोग किया गया है इसमें, और यह एक संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, अष्टाध्याय जो है वह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वह कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, रघुवंशम, ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम या मेघदूतम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृच्छकटिकम जो है वह कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा। जो मृच्छकटिकम है वह शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला, विधि, राजनीति और चिकित्सा से। तो देखिए, अगर बात करें हम, तो जो चरक संहिता है वह मेनली संबंधित है चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चरक संहिता की। तो जो चरक संहिता है वह हमारे वेदों में जो आयुर्वेद है, ठीक है, आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद की हम लोग कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। कौन सा है? चरक संहिता। अब हम बात करते हैं कि जो चरक संहिता है वह भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 सबसे बड़े नाम जो थे, पहला नाम है कि चरक, क्या नाम है ये? चरक। और उसके बाद आपका दूसरा नाम है आपका सुश्रुत। कभी भी आप लोग चश्मा लगवाने जाते होंगे तो वहां पे आपको सुश्रुत नाम से दिखाई देता होगा। और तीसरा जो नाम है वह है आपका वाग्भर। क्या नाम था आपका? वाग्भर। ठीक है, ये तीनों जो नाम थे वह भारतीय चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही गर्व से और इज्जत से लिया जाता है। और ये जो तीनों थे, ठीक है, इन्हीं के द्वारा संहिताएं कुछ लिखी गई थी। अगर हम चरक की बात करें, चरक के द्वारा चरक संहिता, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता, और वाग्भर के द्वारा, सॉरी, वाग्भट, भर नहीं भट्ट होता है, वाग्भट के द्वारा अष्टांग संग्रह की रचना की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? अर्जुन देव की, रामदास की, तुलसीदास की या फिर कबीरदास की? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कबीरदास की। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि पद्मावती कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी या फिर निराला? तो सही आंसर है आपका जायसी जो है वो पद्मावती के कथा जो है उसके लेखक हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा हुई थी? भामाह के द्वारा, मम्मट के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा या फिर दंडी के द्वारा? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दंडी के द्वारा। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि नागनंद प्रियदर्शिका रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कालिदास की है, विशाख दत्त की, हर्षवर्धन की या फिर बाणभट्ट की है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्षवर्धन की ये तीनों ही रचनाएं हैं, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि हुमायूं नामा का लेखक कौन था? मैंने आपको बताया भी था। तो ये गुलबदन बेगम जो थी वह हुमायूं नामा की लेखिका थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि मिताक्षरा किसकी रचना है? हर्षवर्धन की है, विज्ञानेश्वर की है, कल्हड़ की या फिर याज्ञवल्क्य की है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विज्ञानेश्वर जो है वह मिताक्षरा की रचनाकार है। अगर हम बात करें मिताक्षरा की, तो यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की एक टीका है, और इस ग्रंथ में जन्मना उत्तराधिकारी के सिद्धांत को लागू किया गया, यानी यह कह सकते हैं कि जन्मना उत्तराधिकारी के सिद्धांत पर आधारित है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि मिताक्षरा का संबंध किससे है? विज्ञान से है, हिंदू विधि से, हिंदू दर्शन से, खगोल शास्त्र से? तो देखिए, मिताक्षरा जो है वह लिखा किसके द्वारा है? विज्ञानेश्वर के द्वारा। और इसका जो संबंध है वह हिंदू विधि से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही, कब से? जन्म से ही क्या होता है कि अपने पिता की, किसके? अपने पिता की, ठीक है, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह जन्म के साथ ही अपने पिता के संयुक्त परिवार संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल हो जाती है। यानी अगर कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति किसी से होती है तो ऑटोमेटिक अपने पिता के जो भी संपत्ति होती है,
चाहे वह जमीन हो, जल हो, अचल हो, उन सभी में वह हिस्सेदार होता है। लेकिन 2005 के संविधान संशोधन के द्वारा ये अब हो गया है कि अब लड़कियां भी जो हैं वो अपने पिता की संपत्ति में कह सकते हैं कि उनका अधिकार है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारी जो जानकारियां हैं वह अच्छी लगी होंगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो तो आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, तो सारी चीजें आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। और आपको पूरी तरह से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का पूरी तरह से कभी क्लासेस पर आपको क्लासेस मिलेंगी और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी सारे के सारे जो क्लासेस हो जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर जरूर हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।